गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना चैप्टर साना साना हाथ जोड़े का पार्ट नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। और देखिए लेखिका अपनी मंजिल की तरफ जो आगे बढ़ रही है, उस मंजिल में वह कहाँ तक का और किस प्रकार सफर करती है और सफर का किस प्रकार से वो आनंद उठाती है। तो उस आनंद का मजा आप भी लीजिए और आगे बढ़िए। देखिए अब आगे क्या होता है। हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि हरियाली वाली गुफा के बीच हिचकोले खाते निकल रहे हो। अब आगे देखिए, इस बिखरी असीम सुंदरता का मन पर यह प्रभाव पड़ा कि सभी सैलानी होते हैं, जितने भी वहां घूमने वाले लोग जो घूमने के लिए आए हुए थे, जिन्हें प्रकृति का मजा लेना, प्रकृति का आनंद उठाना एक बहुत अच्छा लगता है। तो जो लोग वहां आए हुए थे उस असीम सुंदरता को देखने के लिए, तो वो सारे सैलानी इस प्रकार मतलब खुश हो गए कि झूम झूम कर गाने लगे, सुहाना सफर और ये मौसम हसीन। आगे आपको गाना आता होगा, सॉन्ग है ये। तो सारे सैलानी जो थे, सारे यात्री जो थे, वो झूम झूम करके गा रहे थे और बहुत ही मस्ती से, आनंद से उस प्राकृतिक नजारे का जो एक खुमार था वो अपने अंदर भर रहे थे। आगे देखिए, पर मैं मौन थी। लेखिका कह रही है कि सब लोग अपनी अपनी मस्ती में मस्त थे। कोई इधर झूम रहा था, कोई उधर झूम रहा था, कोई क्या कहते हैं गा रहा था, कोई बर्फ का आनंद ले रहा था, लेकिन मैं बिल्कुल मौन थी, बिल्कुल चुप थी, किसी ऋषि की तरह शांत थी। मैं चाहती थी कि इस सारे परिदृश्य को अपने भीतर भर लूं। देखिए मैंने जैसा कि आपको उस दिन बताया था कि एक साधारण इंसान के देखने के नजरिए में और एक कवि के देखने के नजरिए में, दोनों में बहुत जमीन आसमान का फर्क होता है। हमारे लिए जो चीज दिख रही है वो चीज वैसी ही है, और कवि के लिए जो चीज दिख रही है उसे हमारे जिस तरह से हम उस चीज को देख करके वो साधारण चीज समझ रहे हैं, कवि उसके अंदर मोती पिरो देता है, कवि उसके अंदर एक रचना कर देता है। तो वही चीज है, वो कह रही थी कि मैं बिल्कुल शांत थी, और इस कदर शांत थी कि जैसे कोई ऋषि मुनि तपस्वी बिल्कुल शांत रहते हैं। मैं इस सारे परिदृश्य को यानी कहने का मतलब है, परिदृश्य होता है पूरा नजारा। ये सारा नजारा जो मेरी आंखों के सामने था, मुझे ऐसा लग रहा था कि मानो इसे समेट करके मैं अपने भीतर भर लूं। देखिए एक बात मैं और बताती हूँ यहाँ से संबंधित। वो क्या है कि जैसे हम किसी चीज में, आजकल मोबाइल चल गए, हम सेल्फी ले लेते हैं और कैमरे भी हैं, कैमरे से हम पिक्चर बना लेते हैं। लेकिन एक व्यक्ति तो पिक्चर बना करके उन्हें किसी चीज में, अलमारी में या बक्से में, जहां भी है, रख देगा उसको, और जब दिल चाहे तब उन्हें निकाल करके देखेगा और तभी वह उनके ख्यालों में जाएगा। और एक व्यक्ति वो कि जो उस पूरे प्राकृतिक नजारे को, उस पूरे परिदृश्य को अपने अंदर ही भर ले, अपनी आत्मा, अपने अंतस के अंदर उसे रख ले, अपनी आत्मा के अंदर उसे रख ले, और वह हमेशा उस प्रकृति का दर्शन करता रहे, हमेशा उस व्यक्ति के ऊपर उसका खुमार नजर आता रहे। तो वही हमारी लेखिका थी कि वो कह रही है कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मानो मैं इस पूरे परिदृश्य को अपने अंदर भर लूं, अपने भीतर भर लूं, पर मेरे भीतर कुछ बूंद बूंद पिघलने लगा था। पर मेरे अंदर कुछ बूंद बूंद पिघलने लगा था। क्या मतलब आप ये समझिए कि बूंद बूंद पिघलने लगा था, यानी पहले मैंने सोचा कि मैं इस सारी चीजों को अपने अंदर संभाल लूं, लेकिन अब क्या हो रहा था कि लेखिका को इतने में ही कुछ और नजर आ गया। तो उसने यही इस बात को इस पंक्ति से स्पष्ट किया है कि मेरे अंदर उसी समय कुछ थोड़ा थोड़ा पिघलने लग गया, यानी मेरा जो निगाह थी, मेरा जो ध्यान था वो किसी दूसरी तरफ चला गया। क्या जीप की खिड़की से मुंडकी
मुंडकी यानी खोपड़ी, सिर, निकाल टिकाल में कभी आसमान को छूते पर्वतों के शिखर देखती, तो कभी ऊपर से दूध की धार की तरह झरझर गिरते जलप्रपातों को। जलप्रपात होते हैं झरने पानी के, और क्या कहते हैं, वही चीज यहाँ पर आई है कि झरनों से पानी गिरता है, पहाड़ों से जब ऊपर से झरने आते हैं तो पानी गिरता है, और वो ये पानी हम जो देखते हैं वो साधारण पानी नहीं होता है, वो पानी ऐसा पानी होता है कि आप यदि उसे देखोगे कि पानी है कि दूध है, दूध से भी सफेद, इतना सुंदर, इतना निर्मल, इतना पवित्र पानी होता है कि उस पानी को देखने के बाद में हमको ये लगेगा कि पहाड़ों से दूध बह रहा है। तो वही है, आप इसमें ना ये सबसे ना क्वेश्चन बनेंगे आपके, तो रेखांकित करते चले जाएं कि लेखिका को जो जलप्रपात थे, जो ऊपर से गिरने वाले जो झरने थे, वो झरने किसके समान लग रहे थे? वो झरने उसे एक दूध के फेन के समान, दूध में फेन यानी झाग, दूध के अंदर जो झाग आता है वही उसे हम फेन कहते हैं हिंदी के अंदर, और जो साधारण पानी था वो उसे दूध के नुमा लग रहा था। तो कवि यहाँ लेखिका कह रही हैं कि पर्वतों के शिखर देखती तो कभी ऊपर से दूध की धार की तरह झरझर गिरते जलप्रपातों को, तो कभी नीचे चिकने चिकने गुलाबी पत्थरों के बीच इठला इठला करके, यानी मस्ती से बहती हुई, नखरे दिखाती हुई, यानी उछल कूद करती हुई, इठलाती हुई, इतराती हुई, मस्काती हुई, बहुत सारे शब्द आते हैं। पत्थरों के बीच इठला इठला कर बहती चांदी की तरह से कूद मारती हुई, चांदी की तरह से, यानी नदी का जो पानी था, नदी का जो पानी था, आपने देखा होगा, मैं आपको समझा रही हूं, समझिए कि पानी जब होता है तो पानी इस तरह से शांत नहीं बहता है, उस पानी में एक बनावट होती है, इस तरह से यूं करके जाता है, कभी वो बहाव उसका ऊंचा जाता है, कोई धार उसकी ऐसे बह जाती है, कोई धार उसकी ऐसे बह जाती है, कहीं से वो ऊंचा जाता है, कहीं से वो नीचे जाता है। तो वही चीज है यहाँ पर कि इठला इठला कर, यानी इतराता हुआ, इधर से उधर घूमता हुआ, और चांदी की तरह से कौंध, यानी उसकी जो मतलब चमक थी वो चांदी के समान, उसकी जो कौंध थी, उसकी जो चमक थी वो चांदी के समान प्रतीत हो रही थी। जिस प्रकार से चांदी अपनी शोभा फैलाती है, जिस प्रकार से चांदी अपनी चमक फैलाती है चारों तरफ, और उसकी चकाचौंध में अपन को आंखों से देखा नहीं जाता है, उसी प्रकार नदी का जो पानी था वो चांदी की तरह से कौंध मारती बनी ठनी तिस्सा नदी को। देखिए आपको रेखांकित करते हुए जाइए, क्योंकि ये सारे कहीं ना कहीं क्वेश्चन के अंदर ऐड होंगे, सब चीज आएगी, तो आप सबको रेखांकित करते हुए जाइए, और हर चीज को याद रखिए कि नदी कौन सी है, तिस्सा नदी है, और तिस्सा नदी का जो बहने वाला पानी है वो लेखिका को किसके समान, एक जिस प्रकार से एक नायिका इटला इटला कर चलती है, उसी प्रकार से पानी का जो बहाव था वो इटलाता हुआ प्रतीत हो रहा था, और पानी की जो चमक थी वो चांदी की तरह से कौंध मारती हुई प्रतीत हो रही थी, और ऊपर से गिरते हुए झरने जलप्रपात जो थे वो उसे दूध के समान प्रतीत हो रहे थे। तो इस प्रकार से दोनों चीजें उसे नजर आई, ऊपर से क्या हो रहा था और नीचे बहने वाली चीज उसे किसके समान नजर आ रही थी। आगे देखिए, सिलीगुड़ी से ही हमारे साथ थी यह तिस्ता नदी। अंडरलाइन करिए, सिलीगुड़ी स्थान का नाम है, और अगर पूछा जाए कि ये तिस्ता नदी का साथ लेखिका के साथ कहाँ से बना हुआ था, तो सिलीगुड़ी से। तो लेखिका का जो साथ था वो तिस्ता नदी का साथ जो बना था लेखिका का, वो सिलीगुड़ी मार्ग से बना हुआ था, पर यहाँ उसका सौंदर्य पराकाष्ठा पर था। देखिए, मैं आपको एक चीज बता रही हूँ कि जैसे जैसे देखिए एक उद्गम स्थान होता है, उद्गम स्थान जहां से उस चीज का मतलब निकलती है वो चीज वहां से, और जब एकदम से अब बहुत सारे जलप्रपात होते हैं, बहुत सारी नदियां होती हैं, बहुत सारे झरने होते हैं, तो क्या होता है, ये नदी, झरने, जलप्रपात, जितनी भी चीजें मतलब होती हैं, ये सारी की सारी आगे जा करके पहाड़ों पर से कहीं से भी पानी आ रहा है, कहीं से भी झरने आ रहे हैं, तो वो सारे झरने उस नदी के अंदर मिल जाते हैं, और बर्फ
चारों तरफ बर्फ के पहाड़ है, तो बर्फ के पहाड़ भी क्या हो रहे हैं, पिघल रहे हैं, बूंद 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 करके पिघल रहे हैं वो, तो उनसे भी पानी बन रहा है। तो इसी प्रकार से मतलब अपन ग्लेशियर जिसे कहते हैं ना, तो ग्लेशियर क्या होता है कि बर्फ के जब भूस्खलन होता है, जब भूमि के अंदर एक मतलब दरार आती है, तो ऊपर बर्फ के पहाड़ होते हैं, उन बर्फ के पहाड़ों के ऊपर दरार पड़ जाती है, फिर उनके टुकड़े टुकड़े बन करके नीचे बहते हैं, तो उनसे ग्लेशियर जैसे अपन कहते हैं बर्फ की नदी, तो वो नदी होती है, तो वो बर्फ भी पिघलती हुई उस नदी के अंदर मिलती है। तो क्या होता है, जहां से उद्गम स्थान होता है, जहां से शुरुआती होती है, वहां थोड़ी मतलब शांत जगह नजर आती है, लेकिन आगे जाकर के जैसा कि मैंने आपको बताया, बहुत सारी नदियां, बहुत सारे जलप्रपात, बहुत सारी बर्फ जो पिघल करके उस नदी के अंदर मिलती है, तो उसका जो रूप होता है, उसका जो सौंदर्य होता है, वो पराकाष्ठा पर यानी बहुत ऊंचा पहुंच जाता है, उसकी खूबसूरती और ज्यादा बढ़ जाती है। तो लेखिका वही चीज कह रही है कि यहाँ उसका सौंदर्य पराकाष्ठा पर था, यानी जिसकी तुलना हम कर नहीं सकते, इतनी खूबसूरती बिखेर रही थी तिस्ता नदी कि जिन शब्दों में पिरो करके मैं आपके सामने बयान नहीं कर सकती हूँ। इतनी खूबसूरत नदी मैंने पहली बार देखी थी। मैं रोमांचित थी, मेरे रोंगटे जो थे हाथ के अंदर, पैर के अंदर रोए होते हैं, मैं रोमांचित थी, मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे कि इतना अद्भुत सौंदर्य शायद मैंने मेरे जीवन में आज तक की जितना जीवन मैंने जिया है, उस जीवन के अंदर मैंने ऐसी सौंदर्य, ऐसा असीम सौंदर्य जिसकी तुलना किसी से ना की जा सके, मैंने नहीं देखा है। तो वही चीज यहाँ बताई कि मैं रोमांचित थी, पुलकित थी, मैं बहुत प्रसन्नचित्त थी, बहुत ज्यादा मैं खुश थी, चिड़ियों के पंखों की तरह हल्की थी। यानी कहने के मतलब है कि जिस प्रकार से चिड़िया के जो पंख होते हैं, पंख से वो सब चीज को नाप लेती है, पूरे आकाश की सौंदर्य को देख लेती है, उसी प्रकार से वो कह रही है कि इस सौंदर्य को मैं जितना अपने अंदर समा रही थी, मैं भारी नहीं हो रही थी, मुझे बोझ नहीं लग रहा था, बल्कि मैं चिड़िया के पंखों के समान बिल्कुल हल्की हो गई थी। सौंदर्य मेरे अंदर समाये जा रहा था और मैं बिल्कुल हल्की होती चली जा रही थी। यानी मेरा देखने का, इस असीम सौंदर्य को देखने के लिए मैं और ज्यादा लालायित हो रही थी। मेरी जो अंदर की जो भावनाएं वो बढ़ती जा रही थी। आगे देखिए क्या होता है कि मेरे नगपति मेरे विशाल। नगपति पहाड़ का पर्याय है, रेखांकित करिएगा और लिखना। अगर नगपति के बारे में अलग से पूछ दिया जाए, कोई पैराग्राफ दिया जाए और पूछा जाए कि नगपति किसे कहा गया है, तो ये पहाड़ का, पर्वत का पर्याय है। मेरे नगपति मेरे विशाल। आपको ये भी पता होगा कि शेषनाग के फन के ऊपर ये धरती टिकी हुई है, तो इसी वजह से इसका नाम एक नगपति और कहा गया है पर्वत को, कि मेरे नगपति मेरे विशाल, विशाल स्वरूप वाले। मैंने हिमालय को सलामी देनी चाहिए कि तभी जीप एक जगह रुकी। मैंने ये कह करके कि मेरे नगपति मेरे विशाल, मैं इसे सलामी इस तरह से देना चाह रही थी कि मेरी जीप एकदम से एक जगह रुकी, कि एकदम से रुकी, डैश डैश डैश, कि एकदम से खूब ऊंचाई से, पूरे वेग के साथ ऊपर शिखरों के भी शिखर से, शिखरों के भी शिखर से, यानी हिमालय से ऊपर, जो पहाड़ों का भी पर्वतराज है, पर्वतों का भी पर्वतराज है, ऊपर शिखर के भी शिखर से गिरता फैन उगलता झरना। गिरता फैन मैंने अभी पहले आपको बता के चुकी हूं कि फैन झाग को कहते हैं। गिरता फैन उगलता झरना, यानी कहने का मतलब है जो जलप्रपात गिर रहा था वो उसमें से मैं आपको बता नहीं सकती, जिस समय मतलब ये जलप्रपात गिरते हैं ना, तो इनका जो एक आहट जो होती है, इनकी जो हलचल जो होती है, इनमें इनके अंदर से जो एक आवाज आती है, जो एक गति जो होती है, वो ऐसी होती है कि मतलब आप सुनने के बाद में तो आपको ये लगेगा कि जैसे कोई झनकार हो रही है, और जब आप दूर भी खड़े होंगे ना, तो उसकी जो बौछारें वो आपको गीली कर देगी और आपको झाग झाग की तरह से नजर आएगा। इसी वजह से उसने सौंदर्य को नाम दिया है कि गिरता फैन उगलता झरना। इसका नाम था सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल। अंडरलाइन कर दीजिएगा,
कि शिखरों के भी शिखर से जो लेखिका को, यानी पर्वतों के भी पर्वत से, यानी ऊपर पर्वतराज से जो गिरता हुआ झरना नजर आया, जो आपको कैसा नजर आ रहा था, गिरता फेंक उगलता झरना, कहने की जिसका नाम दिया गया है कि सेवन सिस्टर वाटरफॉल, यानी कहने का मतलब है कि उसके अंदर से 7 चमत्कारिक रंग निकलते थे। यानी सूर्य की किरणें जब उस झरने पर, उस जलप्रपात पर पड़ती थी, तो उस जलप्रपात पर पड़ने के बाद में उस पानी में से कभी नीला, कभी लाल, कभी हरा, कभी पीला, इस तरह से 7 रंग, जैसे इंद्रधनुष जब बनता है तो 7 रंग नजर आते हैं, उसी प्रकार से इस झरने के अंदर पानी में से भी 7 रंग गिरते हुए नजर मतलब उसमें से निकलते हुए नजर आ रहे थे। यानी इसी वजह से इसका नाम रखा गया है सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल। तो देखिए, फ्लैश चमकने लगा, सभी सैलानी इन खूबसूरत लम्हों की रंगत को, ये जो खूबसूरत जो वादियां थी, ये खूबसूरत लम्हे, ये खूबसूरत क्षण जो उनको नजर आ रहे थे, उस रंगत को कैमरे में कैद करने में मशगूल थे, यानी मस्त थे, उसके अंदर वो डूबे हुए थे। जो खूबसूरती वहां फैली हुई थी, जो खूबसूरती का एक सौंदर्य वहां पसरा हुआ नजर आ रहा था, सारे सैलानी जितने भी वहां यात्री आए हुए थे, वो उन खूबसूरत लम्हों को अपने कैमरे के अंदर कैद कर रहे थे, अर्थात उसे बंद कर रहे थे। इतना आपके आज के लिए कंप्लीट हो गया। अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और आप क्या कहते हैं, इसको अच्छे से ध्यान भी दीजिए इस पे। और आपके जितना हाँ, मैं आपको जो कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं वो भी बता देती हूँ। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं जो कि कॉपी उन्होंने जमा करवा दी है। जिन्होंने नहीं करवाई है वो बच्चे कॉपी अब जमा नहीं होगी, तो आपको प्रॉब्लम होगी आगे। कौन सी कॉपी? टेस्ट वाली जो कॉपी है। और एक बात और मैं आपसे बोल रही हूँ कि जिस दिन मैं आपसे फाइल की कहूँ उस दिन आप फाइल लेकर आना। पहले मैं एग्जाम की कॉपी चेक करूंगी, उसके बाद में कुछ बच्चों को रोल नंबर दूंगी, जैसे 1 to 10 आज लेके आना है तो वो चेक करूंगी। उसके बाद में आपकी जो होमवर्क की कॉपी है, आज ही मैं बोल दे रही हूँ आपसे कि अगर वर्क कंप्लीट ना हो तो आप अपना वर्क कंप्लीट कर लें, क्योंकि होमवर्क की कॉपी स्कूल में आना चालू हो गई हैं, टीचर्स मंगवाने लग गए हैं। मेरे कहे बगैर कोई भी कॉपी यहाँ लेकर के नहीं आएगा, लेकिन सबकी आनी है। तो मैं रोल नंबर वाइज धीरे धीरे स्टूडेंट्स बुलाऊंगी और चेक करती जाऊंगी, तो फिर वो ऐसे चेक हो जाएंगी, तो फिर इन्हें ले जाने का भी नंबर आपका लगेगा। तो आप अपनी वर्क को कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि उनके अंदर भी मार्क्स आपको दिए जाएंगे। इस वजह से अपना पूरा वर्क कंप्लीट रखिए, जिससे आपको प्रॉब्लम ना आए। एक साथ करने में प्रॉब्लम आती है, धीरे धीरे आप टाइम टू टाइम करते हुए जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। और नोट्स कलेक्ट करते हुए जाइए, नोट्स बनाते हुए जाइए, चैप्टर को ध्यान से सुनिए, क्योंकि एग्जाम वक्त निकलता चला जा रहा है और बोर्ड अपने करीब आता जा रहा है। इस वजह से बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से अपनी पढ़ाई कीजिए।